नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा, और अगर आपसे लिंक करके प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। हमारा जो शुक्र ग्रह है ये सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद एवं पीले बादलों से बना हुआ है। अगर मैं बात करूं शुक्र ग्रह की, जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है इसे सांझ एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह को बिल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है इसे बिल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। जो शुक्र ग्रह है ये दक्षिणावर्त घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र एवं अरुण। जो शुक्र ग्रह है ये स्थलीय ग्रह है। अगर मैं बात करूं स्थलीय ग्रह की, स्थलीय ग्रह कौन से होते हैं? जो चट्टान या धातु से बने होते हैं और इनकी सतह ठोस एवं चट्टानी होती है। स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं? स्थलीय ग्रह आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगर मैं बात करूं बाकी चार ग्रह की, जो बाकी चार ग्रह हैं वे ग्रह हैं गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह कौन से हैं? जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण कैसे ग्रह हैं? गैसीय ग्रह है। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। जो बाबर है इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगर मैं बात करती हूँ बहादुर शाह जफर की, जो बहादुर शाह जफर है इनका जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था 1775 में, और ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। और ये भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? अंतिम मुगल बादशाह था। कौन से नंबर का? 20वें नंबर का। जो बहादुर शाह जफर है ये भारत के 20वें मुगल सम्राट थे एवं उर्दू कवि भी रहे थे। अगर मैं बात करती हूँ बहादुर शाह जफर की, जो बहादुर शाह जफर है ये अकबर द्वितीय के सेकंड पुत्र थे एवं अकबर द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। जो बहादुर शाह जफर हैं ये सिर्फ और सिर्फ पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद की दीवारों वाले शहर तक ही सीमित था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उसमें अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर है इन्हें 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली से निर्वासित कर दिया था और इन्हें रंगून भेजा गया था। जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है इनकी मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी 1862 में। कहाँ पर? रंगून में। जो बहादुर शाह जफर है इनको दिल्ली के राजा के रूप में भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को विद्रोह के सैनिकों द्वारा शहंशाह ए हिंदुस्तान कहा जाता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर को। जो बहादुर शाह जफर है इन्हें शहंशाह ए हिंदुस्तान अर्थात भारत का सम्राट कहा जाता था। अगला प्रश्न, डोडा बेटा चोटी कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जो डोडा बेटा चोटी है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और अगर आपसे फिट में पूछी जाती है तो इसकी हाइट है
8,652 फीट। अगर मैं बात करूं नीलगिरी पर्वत की, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा चोटी। जो नीलगिरी की पहाड़ियां है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये कहाँ का हिस्सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के त्रिजंक्शन पर स्थित है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और ये कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये है सिक्किम में। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8,586 मीटर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की आपात स्थितियों की चर्चा की गई है। अब 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है आर्टिकल 352, जिसे कि राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। दूसरा है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 को संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तीसरा है आर्टिकल 360। जो आर्टिकल 360 है, इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, जो कि भारत में लगभग 3 बार लगाया जा चुका है। सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहली बार लगा था 1962 में। और दूसरी बार कब लगा था? 1971 में। और तीसरी बार 1975 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? अक्टूबर 1962 में भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। 1962 में कौन सा युद्ध हुआ था? भारत एवं चीन युद्ध हुआ था। और 1971 में भारत एवं पाक युद्ध हुआ था। एवं 1975 में आंतरिक अशांति के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। कब? 1951 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? सर्वाधिक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर एवं उत्तर प्रदेश में। कितनी बार? 11 बार। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? हिमाचल प्रदेश में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब? 1977 और 1992 में। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और ये किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया जाता है? ये स्थापित किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित किया जाता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर मैं बात करूं वित्त आयोग की, वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। वर्तमान में भारत में कौन सा वित्त आयोग स्थापित किया गया है? वर्तमान में भारत में 16वां वित्त आयोग स्थापित किया गया है। कब? 31 दिसंबर 2023 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। अगला प्रश्न, पल्लव की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांचीपुरम में। कांचीपुरम वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? कांचीपुरम वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। पल्लवों का अर्थ क्या होता है? पल्लव का अर्थ होता है लता। अगर आपसे पूछा जाए कि वैकुंठ के पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वैकुंठ के पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय ने। किसने इसका निर्माण करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने। अगर आपसे पूछा जाए कि वैकुंठ के पेरुमल मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है? ये विष्णु भगवान को समर्पित है। जो पल्लव है ये दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाला राजवंश था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? पल्लवों का शासनकाल 275 ईसा पूर्व से 897 ईस्वी पूर्व तक रहा था। यहाँ पर दिया गया है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी? पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किस वंश को हराकर? नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ पर दिया गया है मगध। मगध राज्य के संस्थापक कौन थे? मगध साम्राज्य के संस्थापक थे बिंबिसार। जो बिंबिसार है इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर दिया गया है राजगीर। राजगीर किसकी राजधानी थी? राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी और इसे बिंबिसार ने मगध की राजधानी बनाई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजगीर मगध की राजधानी कब से कब तक रही थी? राजगीर मगध की राजधानी 540 ईस्वी पूर्व से 413 ईस्वी पूर्व तक रही थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।